गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार कुरुक्षेत्र में। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके, और हरियाणा जीके में हमने पिछली क्लास में महेंद्रगढ़ जिले को कंप्लीट किया था। आज हम हरियाणा का एक और जिला शुरू करते हैं जिसका नाम रहेगा जींद जिला। तो साथियों, आपको पता ही है जब भी हम जिले की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम जिले की क्या देखते हैं, स्थिति को देखते हैं। तो जो जींद जिला है उसकी स्थिति देखी जाए तो आपको पता है हरियाणा के मैप में ये हरियाणा के मध्य भाग में स्थित रहेगा। कहाँ पे रहेगा? मध्य भाग में। तो जब भी आपको पता ही है जब भी हम कोई जिला पढ़ते हैं तो सबसे पहले जिले की स्थिति को देखने का काम करते हैं। स्थिति के बाद जिले का गठन है उसके बारे में देखते हैं, फिर हम पढ़ेंगे जिले की जनसंख्या। उसके बाद आपको पता ही है हम पढ़ेंगे जिले का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के बाद हम पढ़ते हैं जिले की विधानसभा सीट। क्या पढ़ेंगे? विधानसभा सीट। अब देखिए, अगर स्थिति की बात की जाए तो जो जींद जिला है उसको आप हरियाणा के मैप में देखोगे तो ये हरियाणा के मध्य भाग में स्थित रहेगा। कहाँ पे स्थित रहेगा? हरियाणा के मध्य भाग में स्थित रहेगा। हरियाणा के किस भाग में स्थित रहेगा भाई? मध्य भाग में स्थित रहेगा। उसके बाद बात आती है गठन की। तो आपको पता है हमारा जो प्यारा सा हरियाणा है वो 1 नवंबर 1966 को पूर्वी पंजाब से अलग करके बनाया गया। और जब हरियाणा को अलग किया गया था तो उस समय पे हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी होती थी? 7 होती थी। और वो जो 7 जिले थे उनमें से एक जिला आपका कौन सा था? जींद। तो इसका अगर गठन देखा जाए तो हम क्या कहेंगे? 1 नवंबर 1966 को क्या बना था? ये हरियाणा का जिला बना था। उसके बाद बात आती है जनसंख्या की। तो आपने हमारी पहली क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि जब भी जिले की जनसंख्या आपसे पूछी जाए तो उनको हम 3 कैटेगरी में रखते हैं। और वो जो 3 कैटेगरी हैं वो कौन कौन सी रहेगी? एक तो रहेगी 10 लाख से अधिक, एक 10 लाख से कम, और एक 15 लाख से अधिक। और आपको अच्छे से याद होगा कि जो 10 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं वो कितने? 6 जिले हैं। उसके अलावा 15 लाख से अधिक जनसंख्या वाले हरियाणा के 5 जिले हैं। ठीक है, बाकी जो जिले बच गए वो किस में आएंगे? 10 लाख से अधिक में आएंगे। तो जो जींद जिला है इसकी अगर जनसंख्या की बात की जाए तो इसकी जनसंख्या कितनी रहेगी? 10 लाख से अधिक इसकी क्या हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 लाख से अधिक। उसके बाद क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये जो जींद जिला है इसका क्षेत्रफल जब ये 1 नवंबर 1966 को जिले के रूप में अस्तित्व में आया था उस समय पे इसका जो क्षेत्रफल है वो होता था 2712 वर्ग किलोमीटर। कितना होता था? तो ये होता था 2712 वर्ग किलोमीटर। कब होता था? 1 नवंबर 1966 को। ठीक है भाई, 1 नवंबर 1966 को इसका जो क्षेत्रफल है वो 2712 वर्ग किलोमीटर होता था। लेकिन आपको पता है कि हरियाणा का एकमात्र जिला जींद ऐसा है कि जिसको काटकर अन्य कोई जिला नहीं बनाया गया है। लेकिन आपको पता है थोड़ी बहुत जो भूमि है वो इधर उधर हो ही जाती है, तो इसका जो थोड़ा सा क्षेत्र है वो इधर उधर हो गया होगा। तो वर्तमान में इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? 2702 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रख लेना, ये आपका कैसा रहेगा? तो हम कहेंगे ये वर्तमान क्षेत्रफल रहेगा। ठीक है भाई। उसके बाद बात आती है विधानसभा सीट। और जींद जिले की अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो आपको पता है कौन कौन सी? इसमें टोटल 4 विधानसभा की सीटें रहेंगी। और 4 कौन कौन सी हो जाएगी? सबसे पहले बात करते हैं हम जींद के बारे में। तो जो जींद जिला है तो यहाँ की एक विधानसभा की सीट हो जाएगी कौन सी? जींद। जींद के बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? तो एक विधानसभा की सीट जिसका नाम रहेगा नरवाना, और एक हो जाएगी उचाना। ठीक है जी, कौन सी हो जाएगी? उचाना। तो कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले हमने जींद को पढ़ा, जींद के बाद हमने जो सीट देखी वो नरवाना, नरवाना के बाद कौन सी? उचाना, उचाना के बाद कौन सी हो जाएगी? जुलाना। ठीक है जी, कौन सी हो जाएगी? जुलाना हो जाएगी। और जुलाना के बाद इसमें ना 5 विधानसभा की सीटें रहेंगी, और एक जो विधानसभा की सीट है वो कौन सी हो जाएगी? सफीदो हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितनी सीटें हो गई है?
5 विधानसभा की सीटें कौन कौन सी, जींद, नरवाना, उचाना, जुलाना और सफीदो। ठीक है जी, तो ये 5 इसमें क्या रहेंगी, विधानसभा की सीटें रहेंगी। अब बात आती है कि हमने जब भी जिला पढ़ा तो उसमें देखने की कोशिश की थी आरक्षित सीट। आपको पता है कि जो हरियाणा की विधानसभा है उस विधानसभा में टोटल 90 क्या रहेंगी, विधानसभा की सीटें रहेंगी, और 90 में से जो 17 सीटें हैं वो कैसी है, आरक्षित है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो जींद जिला है इसकी आरक्षित सीट कौन सी है, तो जींद जिले की जो आरक्षित सीट है वो कौन सी हो जाएगी, नरवाना। नरवाना कैसी सीट है भाई, आरक्षित सीट है, कहाँ की, जींद जिले की। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये जो नरवाना है यहाँ के आपको विधायक का भी पता होना चाहिए जिसका नाम रहेगा रामनिवास सुरजनखेड़ा। ठीक है जी, यहाँ से जो एमएलए चुने गए हैं इस एमएलए का क्या नाम रहेगा, तो इनका नाम रहेगा रामनिवास। ठीक है भाई, क्या नाम रहेगा, रामनिवास सुरजाखेड़ा। ठीक है जी, रामनिवास सुरजाखेड़ा, ये यहाँ से क्या रहेंगे, एमएलए। किस सीट से एमएलए रहेंगे, तो ये जो नरवाना की सीट है यहीं से एमएलए रहेंगे रामनिवास सुरजाखेड़ा। और ये किस पार्टी से आते हैं, तो आपको पता होगा ये भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी से आते हैं। कौन है, रामनिवास सुरजाखेड़ा। और रामनिवास सुरजाखेड़ा को याद क्यों रखना है, क्योंकि ये हरियाणा ग्रामीण खाद्य बोर्ड के चेयरमैन रहेंगे। क्या रहेंगे, हरियाणा ग्रामीण खाद्य बोर्ड के क्या रहेंगे, हरियाणा ग्रामीण खाद्य बोर्ड, और खाद्य बोर्ड के क्या रहेंगे, ये चेयरमैन रहेंगे। कौन, जिसका नाम रहेगा आपका रामनिवास सुरजाखेड़ा। उसके बाद एक सीट आती है उचाना, और ये जो उचाना की सीट है यहाँ से भी आपको एमएलए याद रखने हैं जिसका नाम हो जाएगा दुष्यंत चौटाला। ठीक है जी, क्या नाम हो जाएगा, दुष्यंत चौटाला। और आपको पता ही है कि दुष्यंत चौटाला वर्तमान में हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे, जो किस पार्टी से आते हैं, जेजेपी पार्टी से आते हैं, जिसका नाम हो जाएगा दुष्यंत चौटाला। ठीक है जी, उसके बाद आगे बढ़े तो आपको पता ही है हम क्या देखते हैं, सबसे पहले पुराना नाम देखते हैं। तो आप जल्दी से मेरे को बताएंगे पुराना नाम क्या हो जाएगा, जींद जिले का पुराना नाम। और ये आपको पता ही है जी, इसका पुराना नाम हो जाएगा जैंतपुरी। ठीक है जी, जींद को पहले किस नाम से जानते थे, तो जानते थे इसको जैंतपुरी के नाम से। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। तो चलिए अपनी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमने क्या देख लिया, जींद का पुराना नाम, और जींद का पुराना नाम है वो क्या होता था, जैंतपुरी। उसके बाद बात आती है कि इसका जो नामकरण है, इसका नाम जैंतपुरी कैसे पड़ा, तो नाम कैसे पड़ा उसको क्या कहा जाता है, नामकरण। और नामकरण की अगर बात की जाए तो हम कहेंगे विजय जयंती माता मंदिर के कारण। किसके कारण, विजय जयंती माता मंदिर के कारण इसका क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। ठीक है जी, देखो जयंतपुरी तो इसका क्या हो जाएगा, पुराना नाम, लेकिन इसका नामकरण पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, विजय जयंती माता के मंदिर के कारण, माता के मंदिर के कारण इसका क्या हुआ है, नामकरण हुआ है। उसके बाद आपको पता है कोई भी जिला है तो उसके हम उपनाम जरूर देखते हैं, इसको अन्य किस किस नाम से जाना जाता है। और उपनाम की अगर बात की जाएगी तो आपको पता है सबसे पहले हम इसको कहेंगे हरियाणा का दिल। ठीक है जी, जींद जिले को क्या कहा जाता है, हरियाणा का हृदय या फिर हरियाणा का दिल कहा जाता है।
और ये चीज़ आपको पता है ये हरियाणा के बिल्कुल मध्य में स्थित है और हरियाणा के सबसे ज़्यादा जिलों के साथ क्या करता है, ये सीमा साझा करता है, जिसका क्या नाम रहेगा, जींद जिला। और आपसे पूछ ले बताओ हरियाणा का जींद जिला है ये कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो हम ये कह सकते हैं 7 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ? 7 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। 7 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है, ठीक है जी। तो ये हरियाणा का ऐसा जिला हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और वो जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7। अगर आपसे पूछा जाए वो 7 जिले कौन कौन से हैं, तो इसके लिए ना मैप है वो बेहतर रहेगा कि जब आप मैप में देखोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प होंगी एग्जाम में आंसर करने के लिए। अब देखो वैसे मैं आपको बता देता हूँ जींद के टच में कौन कौन सा रहेगा, कैथल रहेगा, हिसार और फतेहाबाद। 3 जिले तो ये हो गए। एक आप पानीपत सोनीपत को याद रख लेंगे, 5 हो गए। 2 बच गए कौन कौन से, एक रोहतक हो गया और रोहतक के बाद बचेगा कौन सा, करनाल, ठीक है। तो ये 7 जिले हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसके उपनाम में और क्या पढ़ेंगे, तो हम कहेंगे इसको कहा जाता है मिल्क सिटी। क्या कहा जाता है, मिल्क सिटी इसको कहा जाता है। मिल्क सिटी के साथ साथ हम ये भी तो कह सकते हैं कि इसको क्या कहा जाएगा, दूध नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे अगर पेपर में पूछा जाए कि हरियाणा का कौन सा जिला जिसे दूध नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उस जिले का नाम हो जाएगा जींद जिला। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपकी मुर्रा नस्ल की भैंसें रहेंगी ना, कौन सी भैंसें, मुर्रा नस्ल की, जिसको हरियाणा में कहा जाता है काला सोना, ठीक है। तो ये जो मुर्रा नस्ल की भैंस है, इन भैंसों की जींद जिले में क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अधिकता पाई जाती है, ठीक है जी। जो मुर्रा नस्ल की भैंस है इनकी अधिकता कहाँ पे पाई जाएगी, तो ये पाई जाती है जींद जिले में। और ध्यान रखेंगे अगर पूछा जाए हरियाणा में भैंस सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाएंगी हिसार में, ठीक है जी। वो कहाँ पे पाई जाएंगी, हिसार में पाई जाएंगी, समझ गए। उसके बाद बात आती है उद्योग धंधों की। तो आपको पता है उद्योग धंधे की जब भी हम बात करेंगे तो जींद इतना उद्योग धंधों के मामले में डेवलप नहीं है। उद्योग धंधों के मामले में जींद में इतने उद्योग धंधे नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ का जो उद्योग धंधा आपसे पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा विट्टा मिल्क प्लांट के बारे में। किसके बारे में पूछा जाएगा, विट्टा मिल्क प्लांट के बारे में, विट्टा मिल्क प्लांट। और ये जो विट्टा मिल्क प्लांट है ये कहाँ पे रहेगा, जींद जिले में रहेगा। और इस विट्टा मिल्क प्लांट के बारे में ये भी पूछ सकता है कि ये कब स्थापित हुआ था, तो इसके बारे में ध्यान रख लेना। ये 1970-71 में क्या हुआ था, स्थापित हुआ था। कब स्थापित हुआ था, 1970-71 में स्थापित हुआ था। और ध्यान रखेंगे ये प्रदेश का पहला व सबसे बड़ा विट्टा मिल्क प्लांट रहेगा। प्रदेश का प्रथम वह कैसा हो जाएगा, बड़ा विट्टा मिल्क प्लांट, ठीक है जी। तो विट्टा मिल्क प्लांट प्रदेश का सबसे पहला और बड़ा जो 1970-71 में किस जिले में स्थापित किया गया था, तो ये जींद जिले में स्थापित किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद अगर पूछा जाए हरियाणा में, ये पूछ सकता है भाई कुल कितने विट्टा मिल्क प्लांट होंगे, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर इनकी संख्या पूछ ली जाए टोटल, तो ये टोटल रहेंगे कितने, 6। और आपसे ये पूछ सकता है भाई सबसे नया कहाँ पे स्थापित हुआ, सबसे नया विट्टा मिल्क प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ, तो ये हमारे कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है, ठीक है जी। जो सबसे नया है ना वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, कुरुक्षेत्र में उसको स्थापित किया गया है। उसके बाद आपको पता ही है यहाँ पे एक चमड़ा साफ करने का उद्योग भी रहेगा। क्या हो रहेगा, चमड़ा साफ करने का उद्योग, ठीक है। उद्योग की अगर बात की जाए तो चमड़ा साफ करने का उद्योग, यानी कि जो चमड़ा साफ होता है, चमड़े की जो सफाई होती है, तो साफ करने वाला जो उद्योग है वो कहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी हमारे जींद जिले में हो जाएगा, ठीक है जी। चमड़े की सफाई, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया जाए चमड़ा उद्योग हरियाणा में कहाँ पे है, तो उसका आंसर आएगा फरीदाबाद, समझ गए। तो दोनों क्वेश्चनों को एक साथ याद रखेंगे कि भाई जो चमड़ा साफ करने वाला उद्योग तो जींद जिले में है, जबकि अगर हमसे पूछ लिया जाए चमड़ा उद्योग के बारे में तो हम आंसर करेंगे किसको, फरीदाबाद को, समझ गए। किसको आंसर करेंगे, फरीदाबाद को। उसके बाद बात आती है कि आपने पढ़ा होगा जो हमारा एटलस साइकिल उद्योग है
वो किस ज़िले में रहेगा, तो वो हमारा रहेगा सोनीपत ज़िले में। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हम पढ़ के जाते हैं वो ऑप्शन में नहीं मिलती, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो आपसे पूछ लिया जाए साइकिल उद्योग और ऑप्शन में आपको सोनीपत ना मिले तो आपको जो ऑप्शन में मिलेगा एक है जिसका नाम रहेगा जींद। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि जो साइकिल उद्योग है ये साइकिल उद्योग कहाँ पे रहेगा, तो हम कहेंगे साइकिल उद्योग रहेगा हमारे सोनीपत जिले में। लेकिन सोनीपत जिला जब ऑप्शन में ना हो तो हम कहाँ पे जा सकते हैं, जींद के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई, तो साइकिल उद्योग कहाँ पे हो जाएगा, सोनीपत में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जी, आपको पता ही है उद्योग के बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो हम बात करेंगे शिक्षा के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में। और जींद जिले में अगर शिक्षा के बारे में देखा जाए तो आपको पता ही होगा यहाँ पे क्या रहेगी, एक यूनिवर्सिटी रहेगी जिसका नाम रहेगा CRSU, यानी कि चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। किस जिले में है ये, तो हरियाणा के जींद जिले में ही रहेगा। ठीक है जी, तो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, शिक्षा के बारे में। और शिक्षा के बारे में अगर बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे रहेगा CRSU। CRSU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, CRSU सॉरी है, तो CRSU की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी। तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा जी, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय। और चौधरी रणबीर सिंह जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे रहेगा, तो ये हमारे कहाँ पे रहेगा, जींद जिले में रहेगा। ठीक है जी, उसके बाद आपको पता ही है कि जो यूनिवर्सिटी होती है उसकी डेट पूछता है कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी है ये कब स्थापित हुई थी। ठीक है जी, कब स्थापित हुई थी। तो अगर इस यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये स्थापित की जाती है 2014 में। कब स्थापित की गई थी, 2014 में इसको स्थापित किया जाता है। अब देखो ये यूनिवर्सिटी बनी, उससे पहले इस स्थान पर क्या चीज़ थी, तो आपको पता है हरियाणा की जो पहली यूनिवर्सिटी बनी थी वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नाम से कुरुक्षेत्र जिले में स्थापित की गई थी, जिसका उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों के द्वारा 1956 में किया गया था। ठीक है, अब देखो ये जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी थी ना, इस रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में क्या होता था, जो आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इसका पोस्ट ग्रेजुएशन का रीजनल सेंटर होता था। तो हम ये कह देंगे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है इसका क्या होता था, पोस्ट ग्रेजुएशन। और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इसका क्या होता था, रीजनल सेंटर। पोस्ट ग्रेजुएशन का रीजनल सेंटर कहाँ पे होता था, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के स्थान पे। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो रीजनल सेंटर होता था, जो क्षेत्रीय केंद्र होता था, ये कब स्थापित किया गया था, तो इसके बारे में भी डेट पता होनी चाहिए। ये कब स्थापित किया गया था जी, 2007 को। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना किसको, चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी को। और जो चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है ये चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी 2014 में जींद जिले में स्थापित की जाती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी बनने से पहले यहाँ पे जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसका एक रीजनल सेंटर चलता था। ठीक है, और वो रीजनल सेंटर कब से चल रहा था, 2007 से चल रहा था। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में आपको पता है कि आजकल जवाहर नवोदय के बारे में भी पूछ सकता है। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। और जो जींद जिले का जवाहर नवोदय विद्यालय है वो कहाँ पे हो जाएगा, खुंगा गांव में। कौन से गांव में, खुंगा गांव में। और ये खुंगा गांव किस जिले में पड़ेगा, जींद जिले में। ठीक है जी, तो खुंगा गांव है, यहीं पे क्या हो जाएगा, यहाँ का जवाहर नवोदय विद्यालय। तो आपको पता है ये शिक्षा के बारे में हम पढ़ेंगे तो केवल एक यूनिवर्सिटी है जो कहाँ पे रहेगी, आपके जींद जिले में रहेगी। उसके बाद बात करेंगे किसकी हम, तो आपको पता ही है कि शिक्षा के बाद हम जिले में किसकी बात करते हैं, तो हम बात करते हैं मंदिरों की।
ठीक है जी। किसकी बात करेंगे? मंदिरों की बात करेंगे। और जींद जिले के अगर मंदिरों की बात की जाए तो यहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है उसका नाम क्या हो जाएगा? रानी तालाब मंदिर। ठीक है जी, रानी तालाब मंदिर कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में रहेगा। तालाब का क्या नाम है? तो इसका नाम हो जाएगा रानी तालाब मंदिर। और जो रानी तालाब मंदिर है ये कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में रहेगा। ठीक है जी। तो इस मंदिर से ना बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। अब देखो इस मंदिर के बारे में ध्यान से सुनना कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो किस सदी में हुआ। तो अब देखो मैंने जब गुरुग्राम जिला पढ़ा है तो मैंने बताया था गुरुग्राम की तकरीबन चीजें किस सदी की थी? 18वीं सदी की। और जींद जिले में आपको क्या ध्यान रखना है कि जी इसके अगर निर्माण की बात की जाए, क्या की जाए? इसके अगर निर्माण की बात की जाए तो निर्माण होता है इसका 19वीं सदी में। ठीक है। अब निर्माण के बारे में आपको पता है 19वीं सदी में हुआ, तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसका जो निर्माण कार्य है वो किसके द्वारा करवाया गया। तो ये चीज भी आपको रटी हुई होनी चाहिए कि निर्माण करवाया गया था रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा। किसके द्वारा? रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा। ठीक है जी। इसी व्यक्ति के द्वारा इसका क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद बात आती है कि ये जो मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये जो मंदिर है ये भगवान शिव को समर्पित रहेगा। किसको समर्पित रहेगा? भगवान शिव को ये समर्पित रहेगा। भगवान शिव को क्या है भाई? समर्पित है। ठीक है। तो इतनी बातें पता चल गई आपको। क्या क्या? रानी तालाब का जो शिव मंदिर है वो कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में रहेगा। उसके बाद इसका जो निर्माण है वो 19वीं सदी में किसके द्वारा करवाया गया था? राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। और ये किसको समर्पित रहेगा? भगवान शिव को। तो इसका नाम ये भी हो सकता है रानी तालाब का शिव मंदिर। अब देखो इस मंदिर के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बताया जाता है जो राजा रघुवीर सिंह चौधरी थे उसकी जो पत्नी थी वो जो यानी कि रानी थी, वो रानी क्या किया करती थी? एक तालाब था वहां पे स्नान करने के लिए जाया करती थी। यानी कि उस तालाब में क्या किया करती थी? वो स्नान किया करती थी। और आपको ये भी अच्छे से पता होगा जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पे रहेगा? अमृतसर। तो बताया जाता है कि एक दिन राजा रघुवीर सिंह चौधरी इसकी इच्छा हुई किसको देखने की? स्वर्ण मंदिर को देखने की। लेकिन जो अमृतसर है वहां का जो शासक है उसने क्या कर दिया था? रघुवीर सिंह चौधरी को मना कर दिया था मंदिर देखने के लिए। तो उसके बाद रघुवीर सिंह चौधरी क्या करते हैं? स्वर्ण मंदिर था सेम उसी की यानी कि हूबहू स्वर्ण मंदिर की नकल करते हैं और जींद जिले में एक मंदिर को स्थापित करने हैं जहां पे रानी क्या किया करती थी? स्नान किया करती थी। उसी के चारों ओर क्या बना दिया जाता है? मंदिर बना दिया जाता है। इसीलिए तो इसको बोला जाता है रानी तालाब का शिव मंदिर। ठीक है जी। रानी तालाब का शिव मंदिर किसकी नकल पर बनाया जाता है? इसको स्वर्ण मंदिर की नकल पर इसको बनाया जाता है। ठीक है जी। तो आप ध्यान रख लोगे किसकी नकल पे? तो हम कहेंगे ये जो मंदिर है ये जो स्वर्ण मंदिर है उसी की नकल पर ये बनाया गया है। स्वर्ण मंदिर की क्या की गई है? नकल की गई है। ठीक है। और नकल क्यों की इसके बारे में मैंने आपसे बता दिया इस मंदिर के बारे में। ठीक है जी। उसके बाद बात आती है कि इस मंदिर का ना दूसरा नाम भी आपसे पूछ लेगा क्योंकि आपसे रानी तालाब जो शिव मंदिर है ये ना देख के दूसरा नाम दे दे तो इस मंदिर को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो इसके बारे में भी हम ध्यान रखेंगे। इस मंदिर को सबसे पहले हम कहेंगे हर कैलाश के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो इस मंदिर को जाना जाता है हर कैलाश मंदिर के नाम से। इसी मंदिर को क्या कहा जाता है? तो इसी को कहा जाता है भूतेश्वर मंदिर। ठीक है जी। इसी को क्या कहा जाता है? भूतेश्वर मंदिर यानी कि भूतों का मंदिर है वो भी किसे कहा जाएगा? रानी तालाब के शिव मंदिर को। और उसके बाद ध्यान रखेंगे आपसे पूछा जाए हरियाणा में भूतनाथ मंदिर कहाँ पे है? हरियाणा में कौन सा भूतनाथ मंदिर? वो भी कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में। ठीक है। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? इसी के उपनाम हो जाएंगे। तो इन तीनों उपनामों को भी अच्छे से ध्यान रख लेना कि रानी तालाब का जो मंदिर है इसके उपनाम क्या क्या हो जाएंगे? हर कैलाश मंदिर, भूतेश्वर मंदिर और भूतनाथ मंदिर। ठीक है भाई।
देखो जी और इस मंदिर के बारे में क्या पूछा जाएगा, कौन सा मंदिर पढ़ रहे थे हम, रानी तालाब का शिव मंदिर, रानी तालाब का शिव मंदिर, इसी के बारे में पढ़ रहे थे ना। और क्या क्या पूछा जाएगा इस मंदिर से। अब देखो आपने देखा कि रानी तालाब का शिव मंदिर है, उसका निर्माण 19वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह चौधरी के द्वारा स्वर्ण मंदिर की नकल पर किया गया था, ठीक है। उसके बाद इसी मंदिर को हर कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, भूतेश्वर मंदिर या भूतनाथ मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे 1970 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था पवित्र पापी, ठीक है जी। तो इस फिल्म का भी नाम ध्यान रखेंगे, फिल्म थी जिसका क्या नाम था, पवित्र पापी। और इस पवित्र पापी फिल्म में क्या किया गया था, इस जो रानी तालाब का शिव मंदिर है इसका एक सीन दर्शाया गया था। और इस जो फिल्म में जो छोटा सा सीन दिखाया गया था किसका, रानी तालाब के शिव मंदिर का, आगे चल के ये जो रानी तालाब का शिव मंदिर है ये क्या बना, जींद जिले का सिंबल सिटी। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछे जींद का क्या बताओ जी, जींद का बताओ सिंबल सिटी, तो जींद के सिंबल सिटी भी किसे कहा जाएगा, तो ये भी रानी तालाब के शिव मंदिर को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जींद जिले का सिंबल सिटी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो एक मंदिर आता है जिसका नाम रहेगा बाबा जीतगिरी का मंदिर, ठीक है जी। कौन सा मंदिर हो जाएगा, तो इसके बारे में केवल ये ध्यान रख लेना कि बाबा जीतगिरी का जो मंदिर है, बाबा जीतगिरी का जो मंदिर है ये मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, तो ये कागडोद गांव में हो जाएगा, कागडोद गांव। और ये जो कागडोद गांव है किस जिले का गांव है, जींद जिले का। उसके बाद एक मंदिर और आता है जिसका क्या नाम हो जाएगा, परशुराम मंदिर, परशुराम मंदिर, ठीक है जी। और परशुराम मंदिर के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा कि परशुराम मंदिर हरियाणा के रामराय गांव में रहेगा, ठीक है जी। रामराय तीर्थ भी है एक, जिसको भी आप कहाँ पे पढ़ोगे, जींद जिले में। लेकिन आपसे पूछा जाए परशुराम मंदिर तो हम इस प्रॉपर जगह को याद रखेंगे जिसका क्या नाम हो जाएगा, रामराय गांव हो जाएगा। उसके बाद एक आता है जयंती देवी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट मंदिर है भाई, ठीक है जी। ये भी इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका क्या नाम रहेगा, जयंती देवी मंदिर। और जयंती देवी मंदिर की अगर बात की जाए तो ये जयंती देवी मंदिर भी जींद जिले में रहेगा। लेकिन यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ निम्न में से कौन सा मंदिर है जिसका निर्माण पांडवों के द्वारा करवाया गया। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताइए जो जयंती देवी मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, ठीक है। तो जयंती देवी जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया जाता है किसके द्वारा, पांडवों के द्वारा। किसके द्वारा करवाया जाता है भाई, पांडवों के द्वारा इसका क्या करवाया जाता है, निर्माण करवाया जाता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो मंदिर हैं ये काफ़ी रहेंगे किसमें, जींद जिले में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मंदिरों के बाद पढ़ेंगे जींद के मेले। देखो जी अगर मेलों की बात की जाए जींद जिले में तो सबसे पहला और सबसे फेमस मेला आता है जिसको आप सभी जानते होंगे, पांडु पिंडारा मेला के नाम से, ठीक है जी। कौन सा मेला आता है, इस मेले का नाम रहेगा, मेले पढ़ेंगे मेले जींद जिले के। और मेले की बात करें तो पांडु पिंडारा, पांडु पिंडारा मेला। और ये जो पांडु पिंडारा मेला है कहाँ पे लगता है, तो ये लगता है जींद जिले में। अब इस मेले की क्या खासियत है कि भाई पांडु पिंडारा मेला है, ये मेला कहाँ पे लगता है, जींद। और इसकी खासियत क्या है, खासियत ये है कि ये मेला लगता है सोमवती अमावस्या को। कब लगता है, तो हम कहेंगे जींद जिले में लगता है। और ये मेला लगता है सोमवती अमावस्या को, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना, सोमवती अमावस्या को इस मेले का आयोजन किया जाता है। अब देखो जी आपको पता ही होगा कि जो पांडव थे उन्होंने जब महाभारत का युद्ध जीत लिया था तो युद्ध जीतने के बाद उनको क्या करना था, पिंड दान करना था, किनका, अपने पूर्वजों का। और ऐसी मान्यता प्राप्त है कि पांडवों ने महाभारत के युद्ध जीतने के बाद जब अपने पूर्वजों का पिंडदान करने गए तो उन्होंने सोमवती अमावस्या के लिए 12 वर्ष की क्या की थी, प्रतीक्षा की थी, ठीक है जी। कितने वर्ष की प्रतीक्षा की थी, तो ये की थी 12 वर्ष की,
12 वर्ष की प्रतीक्षा की गई थी। ठीक है, 12 वर्ष की प्रतीक्षा की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? पांडवों के द्वारा। ठीक है जी, तो इसको भी ध्यान रखना, पांडवों के द्वारा यहाँ पे क्या की गई थी? यहाँ पे की गई थी 12 वर्ष प्रतीक्षा। ठीक है जी, 12 वर्ष की प्रतीक्षा की गई थी सोमवती अमावस्या के लिए। तो यहीं पे मेले का आयोजन होता है, कौन सा? पांडु पिंडारा मेला। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आपको पता है एक तो होता है हरियाणा का गया, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप सभी जानते भी होंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि जो हरियाणा का गया है ये किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर होगा पेहोवा। ठीक है जी, हरियाणा का गया किसे कहा जाएगा? पेहोवा को। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए हरियाणा का लघु हरिद्वार। ठीक है जी, अगर हमारे से क्वेश्चन पूछ लिया जाए हरियाणा का लघु हरिद्वार, और हरियाणा का जो लघु हरिद्वार है वो किसे कहा जाएगा? पांडु पिंडारा। ठीक है जी, पांडु पिंडारा को ही क्या कहा जाता है? हरियाणा का लघु हरिद्वार। ठीक, हरिद्वार हो गया, हरिद्वार, समझ गए। और हरियाणा का गया पूछे तो ये हो जाएगा हमारा पेहोवा। ठीक है जी, तो ये था हमारा पांडु पिंडारा मेला। उसके बाद एक मेला आता है जिसका नाम रहेगा बिलसर मेला। ठीक है जी, बिलसर मेला। तो इस मेले को भी आप अच्छे से याद रखना, कौन सा मेला हो जाएगा? बिलसर मेला। और ये जो बिलसर मेला है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो इस मेले के बारे में ध्यान रखना, जो बिलसर मेला आपका, इसका आयोजन किया जाता है हंसडहर। ठीक है जी, कहाँ पे होता है? हंसडहर। और ये जो हंसडहर स्थान है ये कहाँ पे रहेगा? जींद जिले में रहेगा। ठीक है जी, तो बिलसर मेला है ये भी कहाँ पे लगता है? हंसडहर, जींद में लगता है। उसके बाद एक मेला आता है जिसका नाम रहेगा परशुराम मेला। तो अभी देखो ये चीजें ना आसान हो गई आपको याद करना। जैसे आपने परशुराम मंदिर के बारे में पढ़ा था, तो परशुराम अगर मेला है तो आपको पता है जहाँ पे मंदिर होगा वहीं पे तो मेला लगेगा, और उस जगह का क्या नाम हो जाएगा? रामराय गांव। ठीक है जी, उसके बाद एक भोलूनाथ का मेला है वो भी पूछा जाता है, तो आप क्या कर देंगे? भोलूनाथ का मेला। और जो भोलूनाथ का मेला है ये भी कहाँ पे लगता है? तो ये भी लगता है हमारे जींद जिले में। उसके बाद एक मेला पूछा जाता है जिसका नाम हो जाएगा सच्चा सौदा। सच्चा सौदा। और ये जो सच्चा सौदा है ना, इसके बारे में क्या ध्यान रखना हमें कि सच्चा सौदा का डेरा पूछा जाए तो वो आपको पता है सिरसा जिले में रहेगा, लेकिन सच्चा सौदा जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? जींद जिले। और इसकी ना आप प्रॉपर जगह याद रख सकते हो, और जो प्रॉपर जगह है ना इसकी सच्चा सौदा मेले की, तो ये हो जाएगी भाई कौन से गांव में लगता है? सिंहपुरा गांव में। ठीक है जी, कौन से गांव में लगेगा? ये सिंहपुरा गांव में। और ध्यान रखेंगे ये जो सच्चा सौदा का मेला है ये किस गुरु की याद में लगता है? तो हम कहेंगे सिखों के 90वें गुरु। सिखों के 90वें गुरु, और उस 90वें गुरु का क्या नाम हो जाएगा? तेग बहादुर। इसी की याद में क्या लगता है? मेला लगता है, कौन सा? सच्चा सौदा मेला। उसके बाद एक और मेला लगता है हटकेश्वर मेला। कौन सा मेला? ये भी इंपॉर्टेंट मेला है जिसका नाम हो जाएगा हटकेश्वर मेला। और इस हटकेश्वर मेले की बात की जाए तो ये कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है होट गांव में। ठीक है जी, होट गांव। और ये जो होट गांव है ये किस जिले का गांव रहेगा? जींद जिले का ये गांव रहेगा। उसके बाद एक मेला लगता है नाग क्षेत्र मेला। तो इसके बारे में आपको पता है कि सफेदो सर्प दमन के लिए प्रसिद्ध है। तो नाग क्षेत्र का मेला कहाँ पे लगेगा? सफेदो में लगेगा। कौन सा मेला? नाग क्षेत्र का मेला। और इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाता है? तो हम कहेंगे इसका आयोजन किया जाता है सफेदो में। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब। देखो जी, अगर मेलों के बाद अगर बात की जाए तो इस जिले में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे तीर्थों के बारे में। ठीक है जी, तो जींद जिले के क्या पढ़ेंगे? अब तीर्थ पढ़ेंगे। और तीर्थ में सबसे पहला तीर्थ कौन सा आता है? तो ये आएगा हंसडहर। ठीक है, तो मेलों के बाद क्या पढ़ेंगे?
मेलों के बाद पढ़ेंगे हम तीर्थ। और तीर्थ की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो तीर्थ आता है उसका नाम हो जाएगा हंसडहर। ठीक है जी, अभी अभी आप इसके बारे में पढ़ के आए हो। हंसडहर है, ये क्या था, हंसडहर है, यहाँ पे लगता था मेला और उस मेले का क्या नाम था, बिलसर का मेला। ठीक है, तो अब ध्यान रखेंगे जो हंसडहर है ना, ये हंसडहर के नाम से एक क्या रहेगा, तीर्थ रहेगा। ठीक है जी, और ये जो हंसडहर तीर्थ है ना, ये किसके लिए फेमस रहेगा, तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है। आपने कपिल मुनि का नाम सुना होगा, जिस कपिल मुनि का संबंध कहाँ से था, कलायत कैथल से संबंध रहेगा, लेकिन कपिल मुनि के पिता जिसका नाम रहेगा कर्दम मुनि। तो इसके बारे में याद रखना है कि जो कर्दम मुनि थे उसकी जब शादी हुई थी तो उस समय पे भगवान जो ब्रह्मा थे वो हंस पर बैठ के आए थे, इसीलिए इस स्थान का नाम क्या हो गया, हंसडहर तीर्थ। तो इसके लिए क्या मान्यता है, इसके लिए मान्यता है भगवान ब्रह्मा, भगवान कौन से, ब्रह्मा, किसकी, कर्दम मुनि ऋषि की। कर्दम मुनि जो ऋषि हुए हैं, कर्दम मुनि की शादी में कैसे शरीक हुए थे, तो ये शादी में हंस पर बैठकर। ठीक है जी, किस पर, हंस पर बैठकर। ठीक है जी, हंस पर क्या हुए थे, बैठकर आए थे, हंस पर बैठकर आए थे, समझ गए। तो ये कौन सा हो गया हमारा, हंसडहर तीर्थ। हंसडहर तीर्थ के बाद आपको पता ही एक हमारा पांडु पिंडारा तीर्थ जिसके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा, और एक है मुजाउता तीर्थ। तो ये दो तीर्थ भी ध्यान रखेंगे, इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि बताइए पांडु पिंडारा तीर्थ कहाँ पे रहेगा, तो ये भी जींद जिले में रहेगा। आपसे पूछा जा सकता है मुजाउता तीर्थ के बारे में, कौन सा, मुजाउता तीर्थ, इसके बारे में पूछा जाए तो ये भी जींद जिले में। एक तीर्थ आता है जिसका नाम रहेगा रामराय तीर्थ। ठीक है जी, रामराय तीर्थ। और आप अच्छे से पढ़ चुके हैं किसके बारे में, रामराय के बारे में। परशुराम का जो मेला है या परशुराम का मंदिर है वो कहाँ पे लगता है, रामराय तीर्थ। ठीक है जी, ये भी जींद जिले का ये एक स्थान हो जाएगा। उसके बाद आता है एक सफीदो तीर्थ। ठीक है जी, अगला तीर्थ आएगा तो उसका नाम क्या आएगा, इधर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सफीदो तीर्थ। और सफीदो अगर तीर्थ की बात की जाए तो इसके बारे में क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो सफीदो तीर्थ है वो किसके लिए फेमस हो जाएगा, तो आपको पता है राजा जनमेक के द्वारा यहाँ पे महान यज्ञ का क्या करवाया गया था, आयोजन करवाया गया था। किसके द्वारा, तो ये राजा जनमेक के द्वारा, राजा जनमेक के द्वारा किसका आयोजन किया जाता है, महान यज्ञ का आयोजन किया जाता है। ठीक है जी, किसका, एक यज्ञ करवाया जाता है राजा जनमेक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद पुष्कर तीर्थ, अजमेर में पुष्कर तीर्थ कहाँ पे रहेगा, तो जो पुष्कर तीर्थ है वो रहेगा अजमेर में, लेकिन हरियाणा में जब पूछा जाए तो आपको पता है ये पोकंडी गांव जींद में ही रहेगा। ठीक है जी, तो पुष्कर तीर्थ भी पढ़ लेंगे इस जिले में। कौन सा तीर्थ पढ़ लेंगे, पुष्कर तीर्थ, ये कहाँ पे रहेगा, ये भी जींद जिले में रहेगा। और जींद जिले का कौन सा गांव हो जाएगा, वो पोकंडी गांव जींद जिले में ही रहेगा। कौन सा, तो ये पुष्कर तीर्थ। उसके बाद यक्षिणी तीर्थ आता है एक, यक्षिणी, जामिनी, अश्वनी। ठीक है, तो इनको सारों को एक साथ ही पढ़ लो। एक तीर्थ आता है जिसका नाम हो जाएगा यक्षिणी तीर्थ। ठीक है जी, एक तीर्थ आता है यहाँ पे जिसका नाम हो जाएगा जामिनी तीर्थ, और एक तीर्थ आता है जिसका नाम हो जाएगा अश्वनी तीर्थ। ठीक है जी, कौन सा, अश्वनी तीर्थ। तो इतने सारे यहाँ पे क्या रहेंगे, तीर्थ रहेंगे। ठीक है, कौन कौन से तीर्थ हो गए, तो ये हो गया आपका पुष्कर तीर्थ, यक्षिणी तीर्थ, जामिनी तीर्थ, अश्वनी तीर्थ, सफीदो तीर्थ, पांडु पिंडारा तीर्थ, रामराय तीर्थ, उसके बाद हंसडहर तीर्थ। ठीक है जी, अब देखो एक और तीर्थ है जिसका नाम हो जाएगा कौन सा, बराहा तीर्थ। समझ गए, एक कौन सा तीर्थ हो जाएगा यहाँ पे, बराहा तीर्थ। और बराहा तीर्थ की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भगवान विष्णु के 12 अवतार देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, भगवान किसके, तो हम कहेंगे भगवान विष्णु के कितने अवतार, 12 अवतार यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट तीर्थ है जिसका नाम हो जाएगा हटकेश्वर तीर्थ।
ठीक है जी, क्या नाम हो जाएगा, हटकेश्वर तीर्थ। और हटकेश्वर तीर्थ को आपको पता ही है क्या कहा जाता है, 68 तीर्थों का संगम। ठीक है जी, हटकेश्वर तीर्थ को ही क्या कहा जाता है, तो हम कहेंगे ये जो हटकेश्वर तीर्थ है इसे ही कहा जाता है 68 तीर्थों का संगम। 68 तीर्थों का क्या कहा जाता है, इसको संगम कहा जाता है। ठीक है जी, किसको कहा जाता है, हटकेश्वर तीर्थ को। अब देखो 68 तीर्थों का संगम इसे क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन ये बनता है। अब देखो आपने नाम सुना होगा दधीचि ऋषि का, किसका, दधीचि ऋषि का। और जो दधीचि ऋषि है उन्हीं से ये क्या हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा, दधीचि ऋषि। और ये जो दधीचि ऋषि हुए हैं इसी से क्या हो जाएगा, ये संबंधित हो जाएगा। अब देखो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको कि जो दधीचि ऋषि हुए हैं ना, ये दधीचि ऋषि तपस्या किया करते थे, कहाँ पे, इसी स्थान पे। लेकिन एक बार की बात है, बताते हैं कि जो इंद्र है वो किसी राक्षस को मारना चाहते थे, लेकिन वो राक्षस को मार नहीं पा रहे थे। तो भगवान ब्रह्मा के द्वारा ही इंद्र को बताया गया कि इस राक्षस को मारने का केवल एक ही उपाय है कि जो दधीचि ऋषि हैं अगर उनकी अस्थियों से इस राक्षस के ऊपर प्रहार किया जाए तो ये राक्षस आसानी से मर सकता है, इसके अलावा इस राक्षस को कोई नहीं मार सकता। उसके बाद है जो इंद्र देवता हैं वो आते हैं कहाँ पे, दधीचि ऋषि से, और इससे क्या मांगते, इसकी अस्थियों को मांगते हैं। तो दधीचि ऋषि ने कहा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि जो मेरा शरीर है वो किसी राक्षस को मारने के क्या आएगा, काम आएगा। उसके बाद दधीचि ऋषि ने कहा कि भाई मेरी भी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी कि मेरे को, मैं अपना जो प्राण त्यागूंगा उससे पहले मैं क्या करना चाहता हूँ, स्नान करना चाहता हूँ। और जो मैं स्नान करूँगा उसके लिए आपको 68 अलग अलग कुओं का क्या लेके आना पड़ेगा, पानी लाना पड़ेगा। उसके बाद जो इंद्र देवता थे उन्होंने ऐसा ही किया, वो 68 कुओं से पानी लेके आए और उस पानी से स्नान किया गया दधीचि ऋषि का। और उसके बाद दधीचि ऋषि अपने प्राण त्याग देते हैं, तो तभी से इसका नाम पड़ जाता है क्या, 68 संगमों का तीर्थ हटकेश्वर तीर्थ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी चीजें समझ में आ रही होगी। और उसके बाद आपको पता ही है कि ये जो तीर्थ है ये आपके हमारे खत्म हो गए हैं तीर्थ, लेकिन फिर भी एक तीर्थ और देख लो, दमतान साहिब गुरुद्वारा भी है, लेकिन दमतान साहिब तीर्थ आ जाए तो वो भी कहाँ पे हो जाएगा, दमतान साहिब तीर्थ है, ये भी हमारे जिंद जिले में रहेगा। ठीक है, और एक गुरुद्वारा आएगा, गुरुद्वारों को आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये दमतान साहिब तीर्थ है। और ये जो तीर्थ है ये किससे संबंधित रहेगा, तो इस गांव की धरती, दमतान जो है ये एक गांव का नाम है, और इस गांव की धरती पर क्या करवाए गए थे, यज्ञ करवाए गए थे, यज्ञ से ये संबंधित रहेगी। और महर्षि वाल्मीकि जिसने रामायण की रचना की थी वो भी इसी स्थान से क्या थे, संबंधित थे। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम भी इसी पे था। तो दमतान तीर्थ है ये कहाँ पे रहेगा, दमतान गांव में रहेगा। और महर्षि जो वाल्मीकि जिसने क्या की थी, रामायण की रचना की थी, वो महर्षि वाल्मीकि भी इसी स्थान से आते थे, यहीं पे उनका क्या होता था, आश्रम होता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीर्थ बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे आपके गुरुद्वारों को। ठीक है, जींद जिले के क्या पढ़ेंगे, गुरुद्वारे। अब देखो जी, जींद जिले के अगर गुरुद्वारों की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहला गुरुद्वारा आता है जिसका नाम रहेगा सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा आता है, सिंहपुरा साहिब गुरुद्वारा, सिंहपुरा साहिब। अब देखो जी, जब भी आप गुरुद्वारों को पढ़ो तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कौन सा गुरुद्वारा सिखों के किस गुरु से क्या रहेगा, संबंधित रहेगा। अब मैं आपको एक मोटी सी बात बता देता हूँ कि जींद जिले का अगर कोई भी गुरुद्वारा आपसे पूछा जाए और किसी भी गुरु का नाम पूछा जाए तो वो कौन रहेंगे, सिखों के 9वें गुरु, जिसका क्या नाम हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो सिंहपुरा गुरुद्वारा, इस चीज का तो आपको पता ही है ये कहाँ पे रहेगा, जींद जिले में। लेकिन जींद जिले में भी प्रॉपर जगह ध्यान रखेंगे,
ये जींद के सफेदों में पड़ेगा और किससे संबंधित हो जाएगा, तो मैं सीधा लिख देता हूँ 90वें गुरु। और आपको 90वें गुरु का नाम तो आपको पता ही है, सिखों के 90वें गुरु से संबंधित हो जाएगा कौन सा, सिंहपुरा गुरुद्वारा, जो कहाँ पे रहेगा, ये जींद के सफेदों में ही स्थित रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ का जो फेमस गुरुद्वारा बार बार पेपर में पूछा जाता है, तो उसका नाम हो जाएगा धमतान साहिब गुरुद्वारा। कौन सा गुरुद्वारा हो जाएगा, तो उसका नाम हो जाएगा धमतान साहिब गुरुद्वारा। और धमतान साहिब अगर गुरुद्वारे की बात की जाए तो ये गुरुद्वारा कहाँ पे हो जाएगा, तो अभी अभी हमने धमतान का नाम पढ़ा ही है, तो ये धमतान गांव में हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एक गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर के नाम से पूछ लिया जाए, यानी कि जो गुरुद्वारा है वो तेग बहादुर के नाम से ही, गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर, ऐसे भी पूछ सकता है तेग बहादुर, तो ये भी एक गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा भी कहाँ पे हो जाएगा, जींद जिले में हो जाएगा। तो ये 3 गुरुद्वारे हैं जो आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, गुरुद्वारों के बाद हम बात करते हैं जींद में किसकी, दरगाह की। ठीक है, दरगाह की। और दरगाह की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही दरगाह रहेगी। ठीक है जी, एक ही क्या रहेगी, दरगाह रहेगी, हजरत गाबी की दरगाह। ठीक है जी, हजरत गाबी की दरगाह, हजरत गाबी की दरगाह। अब ये दरगाह क्या होती है, अब देखो दरगाह क्या होती है, तो दरगाह की अगर बात की जाए तो दरगाह या मजार हैं वो जितने भी सूफी संत हुए हैं उनकी कब्र पर जो इमारत बनती है उन्हें ही क्या कहा जाता है, दरगाह कहा जाता है। ठीक है जी, कौन, सूफी संत। और सूफी संत कौन हुए हैं, तो सूफी संत भाई क्या थे, आपको पता है मुसलमान 2 भागों में बटे हुए थे, शिया और सुन्नी, उन्हीं से निकले थे वो, ना शिया थे ना सुन्नी थे, और जो ना शिया ना सुन्नी और उन्हीं से निकले, उन्हीं का नाम क्या हो गया था, ये हो गया था आपका क्या नाम है, सूफी संत। ठीक है जी। और सूफी संत की जो कब्र है उन कब्रों के ऊपर जो इमारतें बनाई जाती है उन्हीं को क्या बोला जाता है, दरगाह बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है यहाँ पे पर्यटक स्थल कौन से रहेंगे, क्या चीज़ जी, पर्यटक स्थल। और जींद जिले के पर्यटक स्थल की बात की जाए तो आपने हरियल का नाम सुना ही होगा, हरियल के साथ साथ आपने कौन सा नाम सुना होगा, बुलबुल। और हरियल और जो बुलबुल हैं ये क्या रहेंगे, पर्यटक स्थल रहेंगे। कहाँ के पर्यटक स्थल, जींद जिले के पर्यटक स्थल। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, सॉरी, यहाँ के जो स्टेडियम है उनके बारे में भी आप ध्यान रखना। जैसे यहाँ के 3 स्टेडियम जो कई बार पेपर में आए हैं, एक तो नवदीप के नाम से स्टेडियम है यहाँ पे, एक एकलव्य के नाम से स्टेडियम है, और एक किसके नाम से हो जाएगा, अर्जुन के नाम से क्या हो जाएगा, स्टेडियम। और ये स्टेडियम कहाँ पे हो जाएंगे, जींद में हो जाएंगे। ठीक है जी। तो डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना है, डाउट होगा तो इस पे होगा, किस पे, एकलव्य पे। क्योंकि जब आपने गुरुग्राम जिला पढ़ा तब मैंने आपसे पढ़ाया था कि जो एकलव्य मंदिर है भारत का एकमात्र इस नाम से मंदिर रहेगा जो गुरुग्राम के खांडसा में है। कौन सा मंदिर, एकलव्य मंदिर। लेकिन एकलव्य स्टेडियम आए तो आंसर बदल के क्या हो जाएगा, हमारा जींद हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अब बढ़ते हैं जींद जिले के व्यक्तित्व की तरफ। अब देखो जी, जींद जिले के क्या पढ़ेंगे, अब हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे। व्यक्तित्व, और व्यक्तित्व की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम किसका आता है, तो सबसे पहला नाम आएगा कविता दलाल का। ठीक है जी, किसका नाम आएगा, तो सबसे पहले आएगी कविता दलाल, कविता दलाल। और ये जो कविता दलाल है ये क्या रहेंगी, किस फील्ड से आती है, कविता दलाल। तो ये जो कविता दलाल है आपको पता है ये आएंगी WWE। ठीक है जी, WWE। और ये क्या हो जाएगी, भारत की प्रथम महिला, WWE वाली भारत की क्या हो जाएगी, प्रथम महिला। उसके बाद बात की जाए कि इसका संबंध कहाँ से रहेगा, तो ये इनका संबंध हो जाएगा मालवी गांव से। मालवी गांव कहाँ का गांव है, तो ये जींद का गांव रहेगा। कौन सा गांव, मालवी गांव से संबंधित रहेगी। कौन, कविता दलाल। अब देखो कविता दलाल को आपने नाम सुना होगा ग्रेट खली,
ग्रेट खली, और ग्रेट खली ने कविता दलाल को क्या कहा, तो इसको हार्ड लेडी कहा। क्या कहा, ग्रेट खली ने हार्ड लेडी की क्या दी, संज्ञा दी। ठीक है जी, हार्ड लेडी की संज्ञा दी गई किसके द्वारा, ग्रेट खली के द्वारा। तो ग्रेट खली ने कविता दलाल को क्या कहा है, हार्ड लेडी। तो हरियाणा की हार्ड लेडी कौन हो जाएगी, कविता दलाल हो जाएगी। उसके बाद सीताराम पांचाल का नाम तो आपने सुना ही होगा, और जो सीताराम पांचाल है वो क्या होंगे, बॉलीवुड अभिनेता रहेंगे। संबंध कहाँ से रहेगा ये चीज ध्यान रखेंगे, किसका नाम है, तो ये हो जाएंगे सीताराम पांचाल, सीताराम पांचाल। और जो सीताराम पांचाल है कहाँ से आते हैं, ये आते हैं नरवाणा से। कहाँ से आएंगे भाई सीताराम पांचाल, नरवाणा से संबंधित रहेंगे। और सीताराम पांचाल की फील्ड क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएंगे बॉलीवुड अभिनेता। सीताराम पांचाल क्या हो जाएंगे, बॉलीवुड अभिनेता हो जाएंगे। ठीक है जी, कौन, सीताराम पांचाल। उसके बाद राजेंद्र गोयल का नाम सुन रखा होगा, और राजेंद्र गोयल इनका संबंध किससे हो जाएगा, क्रिकेट से हो जाएगा। ठीक है जी, कौन आते हैं आगे, राजेंद्र गोयल। और राजेंद्र गोयल का संबंध किस खेल से, तो ये हो जाएंगे क्रिकेट से संबंधित। ठीक है, नाम क्या है, राजेंद्र गोयल, और खेल क्या हो जाएगा, क्रिकेट। उसके बाद एक सुमन कुंडू आती है। कौन आती है भाई, सुमन कुंडू। ठीक है जी, सुमन कुंडू। और इनका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये रेसलर रहेंगी, कुश्ती। ठीक है जी, ये इनका संबंध हो गया। अब देखो इस फील्ड से संबंधित हो गई। अब देखो एक अनिता कुंडू आती है, जिनका संबंध कहाँ से रहेगा, तो उसका संबंध रहेगा इसार से, और वो किस फील्ड से आती है, पर्वतारोही आएंगी। ठीक है जी, पर्वतारोही कौन है, तो उसका नाम हो जाएगा क्या, अनिता कुंडू। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए रेसलर के बारे में, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सुमन कुंडू। और इसके बारे में एक चीज और ध्यान रखना कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, और जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम हुए थे उसमें इसने कांस्य पदक जीतने का कार्य किया था। ठीक है जी, क्या जीता था, 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक इसके द्वारा जीता गया था। कौन सा पदक, कांस्य पदक इसके द्वारा जीता गया था। उसके बाद एक एथलीट के खिलाड़ी आते हैं, जिसका नाम रहेगा मंजीत चहल। ठीक है जी, नाम क्या हो जाएगा, तो नाम हो जाएगा मंजीत चहल। और ये जो मंजीत चहल है ये किसके धावक हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे एथलीट। और ये क्या आते हैं, 800 मीटर के जो गेम हुए थे। ठीक है, और ये गेम हुए थे एशियन गेम, और कब हुए थे ये, 2018 में। कहाँ पे हुए थे, जकार्ता में हुए थे। और इनमें इसने क्या जीता था, तो गोल्ड मेडल जीतने का कार्य किया गया था। ठीक है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना। मंजीत चहल का संबंध कहाँ से हो जाएगा, जींद जिले से, और ये एथलीट फील्ड से जुड़े हुए हैं। 800 मीटर में 2018 के जो जकार्ता में एशिया गेम हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल जीतने का कार्य किया गया था। उसके बाद बात आते हैं यजुवेंद्र चहल। ठीक है जी, अगला नाम आता है, फेमस नाम है यजुवेंद्र चहल। और यजुवेंद्र चहल की अगर बात की जाए, किसकी, यजुवेंद्र चहल की अगर बात की जाए, तो हम सभी जानते हैं ये किससे संबंधित हो जाएगा, क्रिकेट से संबंधित हो जाएगा, और किससे, शतरंज से संबंधित हो जाएगा। हरियाणा के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने 2 गेम्स में क्या किया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया हो। ठीक है, तो यजुवेंद्र चहल हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी हो जाएंगे जिसने क्या किया हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 गेम्स का भारत का क्या किया हो, प्रतिनिधित्व किया गया हो, तो वो हो जाएंगे यजुवेंद्र चहल। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम रहेगा अमीलाल। ठीक है जी, व्यक्ति आते हैं जिनका नाम मैं इधर लिख देता हूं, व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा, तो उस व्यक्ति का नाम हो जाएगा अमीलाल। और ये जो अमीलाल है ये क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे महात्मा गांधी के सेवक। गांधी के क्या माने गए हैं, ये सेवक माने गए हैं। कौन है, अमीलाल। ठीक है जी, अमीलाल के बाद एक और नाम आता है जिसका नाम रहेगा महावीर गुड्डू। ठीक है जी, नाम क्या हो जाएगा, महावीर गुड्डू। और महावीर गुड्डू का अगर संबंध पूछ ले तो ये कहाँ से हो जाएगा, ये भी जींद जिले से ही रहेंगे। और किस फील्ड में आते हैं, तो हम कह देंगे संगीत के क्षेत्र में ये आते हैं। ठीक है, और हरियाणा का बम्ब लहरी इसे कहा जाता है। ठीक है जी, क्या कहा जाता है,
तो हरियाणा का इसे कहा जाता है बम्ब लहरी। और किस फील्ड से आते हैं ये, किस क्षेत्र से आते हैं, तो संगीत क्षेत्र इसका हो जाएगा। ठीक है जी, किसका, महावीर गुड्डू, और जो फेमस है हरियाणा के बम्ब लहरी के नाम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और यहाँ तक समझ आ गया तो आगे मैं बताता हूँ। और आगे एक व्यक्ति आता है, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसका नाम रहेगा सुनील जागलान। ठीक है जी, क्या नाम हो जाएगा, सुनील जागलान। और सुनील जागलान का संबंध कहाँ से रहेगा, बीबीपुर जींद से संबंधित रहेंगे। कौन, सुनील जागलान। ठीक है जी, संबंध कहाँ से, बीबीपुर से। अब देखो, जो सुनील जागलान है इनका संबंध बीबीपुर से रहेगा। ये क्यों फेमस है, क्योंकि इसने क्या किया था, इसके द्वारा एक पोस्ट ली गई थी अपनी बेटी के साथ, और यानी कि एक सेल्फी ली गई थी और उसको क्या कर दिया गया था, पोस्ट कर दिया गया था। ठीक है जी, और जो पोस्ट किया गया था, यानी कि तभी से एक मुहिम शुरू हो जाती है, सेल्फी विद डॉटर। ठीक है जी, ये जो सुनील जागलान है इसके द्वारा क्या किया गया, 9 जनवरी 2015 को एक क्या नाम, अपनी बेटी के साथ एक सेल्फी को पोस्ट किया था, और तभी से एक मुहिम शुरू हो गई थी। मुहिम का क्या नाम था, सेल्फी विद डॉटर। ठीक है जी, उस मुहिम का क्या नाम हो गया, सेल्फी विद डॉटर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एक साल बाद इसी 9 जून है ना, 9 सॉरी भाई ये जनवरी लिख दिया, ये है 9 जून। ठीक है, गलती से बोल दिया। तो 9 जून 2015 को कौन सी मुहिम चली थी, 9 जून 2015 को सेल्फी विद डॉटर मुहिम सुनील जागलान के द्वारा चलाई गई। उसके बाद क्या होता है, अगले साल, एक साल बाद 9 जून 2016 को, आपको पता हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो कौन थे, अनिल विज। और अनिल विज के द्वारा क्या करवाया जाता है, सेल्फी विद डॉटर म्यूजियम की शुरुआत की जाती है। ठीक है जी, किसकी, सेल्फी विद डॉटर म्यूजियम। ठीक है, इस म्यूजियम की क्या कर दी जाती है, शुरुआत कर दी जाती है। उसके एक साल बाद क्या होता है, तो 9 जून 2017 को सेल्फी विद डॉटर के नाम से एक फाउंडेशन बनाया जाता है। ठीक है जी, सेल्फी विद डॉटर के नाम से फाउंडेशन बनाया जाता है। और इस फाउंडेशन को बनाने वाले कौन थे, तत्कालीन राष्ट्रपति, जिसका नाम रहेगा प्रणब मुखर्जी। कौन थे, प्रणब मुखर्जी। तो उस प्रणब मुखर्जी जो भारत के राष्ट्रपति हुए, इनके द्वारा एक फाउंडेशन की क्या की जाती है, शुरुआत की जाती है, और जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं किसको, सुनील जागलान को। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब देखो, इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट बच जाते हैं, तो वो जो फैक्ट हैं उनको हम बाद में देख लेंगे, या फिर वो जो फैक्ट है हम लेके आएंगे हरियाणा की करंट अफेयर। ठीक है जी, और पूरे एक साल की करंट अफेयर आपसे करवाई जाएगी। और जब करंट अफेयर करवाई जाएगी तो जितने भी फैक्ट हैं वो उसी के साथ करवा दिए जाएंगे। तो ज़िले में इतना ही, और जो जींद जिला है वो हमारा कंप्लीट होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़िला बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो नमस्कार, जय हिंद।